ठीक है। ये सेमेस्टर 2 का आपका कोर 3 पेपर है, पेपर नंबर 3 है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पहले है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में व्यवसायिक संगठन और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो इसमें जो भी चैप्टर है वो बेसिकली बिजनेस के बारे में ही बताया गया है कि बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, बिजनेस को कैसे चलाया जाए, कौन सा रूल और रेगुलेशंस का प्रयोग किया जाए जिससे बिजनेस सक्सेसफुली चल सके। पहले का बिजनेस का जो सिनेरियो होता था और अभी का जो बिजनेस का सिनेरियो है ये दोनों बदल गया है। तो इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोग आज वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट हिंदी में उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में थॉमसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया है उन्होंने। ये बताया थॉमसन ने कि जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो इससे क्या हुआ कि जो बिजनेस घाटे पर चल रहे थे, जिस बिजनेस को लॉस हो रहा था, वो बिजनेस प्रॉफिट पर चलना शुरू हो गया। जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तब जो भी बिजनेस घाटा पर चल रहा था वो बिजनेस प्रॉफिट में चलना शुरू हो गया। फिर कहा कि जो बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा था वो और अधिक प्रॉफिट में चलना शुरू हो गया। दो बात कहा उन्होंने कि जो घाटे पर बिजनेस चल रही थी वो प्रॉफिट में चलना शुरू हो गया और जो प्रॉफिट में चल रही थी वो और अधिक प्रॉफिट में चलना शुरू हो गया। तो ये एक विटनेस है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट आया इससे सोसाइटी को बहुत अधिक बेनिफिट हुआ है। ये विटनेस है इस बात का कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के आने से बिजनेस में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है और बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव मोड भी आया है। ऐसा नहीं कि प्रोग्रेसिव नहीं है, सिर्फ चेंजमेंट ही नहीं है, चेंजमेंट के साथ साथ वो पॉजिटिव चेंजमेंट है। बिजनेस में बदलाव आया है, बिजनेस का लाभ बढ़ा है, जो लॉस में थे वो प्रॉफिट में आ गए और जिनका प्रॉफिट था उनका प्रॉफिट अधिक बढ़ गया। तो ये थॉमसन की परिभाषा थी। अब हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट को थोड़ा एक एक करके समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। इसमें देखिए दो वर्ड है, एक साइंटिफिक है और दूसरा मैनेजमेंट है। साइंटिफिक दैट मीन्स बिल्कुल साइंस का ये रूप है। साइंस का रूप का मतलब है मीन्स ये है कि इसमें साइंस के जो भी रूल और रेगुलेशन है कुछ वैसे ही रूल और रेगुलेशन इसमें भी देखने को मिलते हैं। साइंस के जो रूल होते हैं वो बड़े हार्ड एंड फास्ट होते हैं, तो इसके भी जो रूल और रेगुलेशन है वो थोड़े हार्ड एंड फास्ट है। साइंस विशेष नियम से बना हुआ है, स्पेशल रूल्स है, और वो जितने भी रूल्स है वो हार्ड एंड फास्ट इसलिए है कि वो सारे के सारे प्रूव्ड है। साइंस के जितने भी रूल है वो सारे के सारे प्रूव्ड है, और प्रूव्ड रूल को अगर आप थोड़ा सा भी अपने मन मुताबिक चेंज कीजिएगा तो गलतियां होती हैं और उस गलतियों का प्रभाव और उसका पनिशमेंट साथ साथ भी मिलता है। ये साइंस का एक फंडामेंटल रूल है। दूसरा वर्ड है इसमें मैनेजमेंट, एक वर्ड आया है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में तो पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया। यानी मैनेजमेंट को अगर आप थोड़ा सा स्पेलिंग देखेंगे MANAGEMENT और इसको थोड़ा सा आप तोड़ेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा मैनेज, MANAGE, एक वर्ड ये बन गया। दूसरा वर्ड बनेगा मैन, MEN मैन, और लास्ट वर्ड बनेगा टी। अगर आप इस सब को तोड़ तोड़ के समझना चाहें तो मैनेज मतलब होता है प्रबंध करना। मैन किसको प्रबंध करना, मनुष्य को प्रबंध करना, और टी मतलब टैक्टफुली तरीके से प्रबंध करना। तो मनुष्य को मैनेज करना टैक्टफुली तरीके से, दैट इज योर मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट दोनों को एक साथ अगर मिला दें तो दोनों को अगर एक साथ मिला दें तो इससे क्या वर्ड बनता है कि जो बिजनेस चलाने की पहले ट्रेडिशनल मेथड थे उस ट्रेडिशनल मेथड के जगह पर अब करंट मेथड आ गए, पॉजिटिव वे के तहत एक करंट मेथड आए हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड को हटा दिया और उसकी जगह पर मॉडर्न मेथड आ गया। मॉडर्न मेथड इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो भी पढ़ने ये बिजनेस करने का जो भी तरीका है वो तरीका ऐसा होना चाहिए जो साइंटिफिक वे पर आधारित होना चाहिए। यानी कि ये बिल्कुल बिजनेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होगा वो साइंटिफिक वे पर आधारित होगा। जब साइंटिफिक वे पर आधारित होगा तो बिजनेस को कहीं और अधिक इजीली वे में आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। बिजनेस को ज़्यादा इजी वे में साइंटिफिक वे से बढ़ा सकते हैं। नेचुरली आप अपने लाइफ में देखिए कि अगर ट्रेडिशनल मेथड से कोई काम करते हैं
और मॉडर्न मेथड से कोई काम करते हैं तो निश्चित दोनों में रिजल्ट में कोई ना कोई अंतर आता है। तो बिजनेस चलाने का जो प्रोसेस है, अगर उसमें ट्रेडिशनल मेथड का हम ज़्यादा यूज करें और मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का अगर हम कम यूज करें तो इसका पनिशमेंट हो जाता है कि मॉडर्न साइंटिफिक वे से अगर आप मैनेज नहीं करते हैं तो शायद वो रिजल्ट ओरिएंटेड उतना फास्ट नहीं होता है, वो रिजल्ट इतना जल्दी आपको नहीं दे सकता है। तो ऐसा मैनेजमेंट जिसमें साइंस के तहत कुछ रूल और रेगुलेशंस के यूज किए जाते हैं उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट की संज्ञा दी गई है। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में ट्रेडिशनल मेथड का कम यूज किया जाता है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मॉडर्न मेथड का ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये जो मॉडर्न मेथड होता है ये साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित है, डिपेंड्स फुल्ली ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन की क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है अ डेफिनिट प्लान। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से काम शुरू करने से पहले किया गया एक प्लान है। पहले के जमाने में काम शुरू करने से पहले कोई प्लान नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि अगर कोई भी काम शुरू करना है तो अपना प्लान आपको पहले बनाना चाहिए। इवन कि अगर आपको अपना जिंदगी भी जीना है तो जिंदगी जीने का भी प्लान बनाना चाहिए। हम यूं ही ग्रेजुएशन करे जा रहे हैं, यूं ही हम पढ़े जा रहे हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हो गए, बट अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप किस गड्ढे पर गिरेंगे, कहाँ जाकर गिरेंगे, इसका कोई समय सीमा आपको नहीं पता चलेगा। ये नुकसान हो जाएगा। विदाउट प्लान अगर कोई भी वर्क आप करते हैं तो ये शायद आपके लिए नुकसानदायक है। तो बिजनेस में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि कोई भी काम अगर शुरू करना है तो काम शुरू करने से पहले प्लान का होना जरूरी है। बिना प्लान का आप काम शुरू नहीं कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बताया है एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट कहता है कि ऑलवेज न्यू चीज को अडॉप्ट करो, हमेशा खोज करते रहो, इनोवेशन करते रहो, आप प्रयोग करते रहो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी वर्क किए जाते हैं उसका एनालिसिस होता है। पहले काम का एनालिसिस नहीं होता था, अब हर काम का एनालिसिस होता है। हर काम का एनालिसिस का मतलब है कि आपने क्या किया एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, आपको क्या टारगेट दिया गया था प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, ये सारा चीज का एनालिसिस होता है। और एनालिसिस होने के साथ साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट उसका क्या करता है? एक्सपेरिमेंट भी करता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब कि वो कभी कभी यूज करके देखता है कि ये हम अगर एक्सपेरिमेंट करें तो ये सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो इसमें अगर हम किसी काम को 100% मान लें तो 100% मानेंगे तो उसका दो पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट होगा कि इसमें जो साइंटिफिक रिलेशन है वो 75% होगा और जो कॉमन सेंस है वो मात्र 25% होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो वर्क है वो साइंटिफिक पार्ट में 75% रहेगा और कॉमन पार्ट में मात्र 25% रहेगा। आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, जिस लैपटॉप और जिस कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें हमारी बुद्धि और विवेक की शक्ति कितनी रह जाती है? मात्र 25%। और 75% वर्क तो कंप्यूटर और लैपटॉप ही कर देता है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं कि इसमें जो भी वर्क होता है वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड और एनालिसिस के साथ होता है। अगर कोई हमें काम करना है तो अगर हम कंप्यूटर और लैपटॉप पर साइंटिफिक बेसिस कर रहे हैं तो इसका 75% काम कंप्यूटर और लैपटॉप करता है और 25% काम हम और आप करते हैं। भले इसका कॉन्फ़िगरेशन करने वाला आदमी 100% मेहनत किया होगा, उस समय वो अपना कॉमन सेंस लगाएगा, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो उसका यूजर होता है, हम आप जैसे यूजर होते हैं, वो 75% उसी पर आश्रित होते हैं और 25% हम लोग अपने इस कॉमन सेंस का यूज करते हैं। ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है सेट ऑफ रूल। साइंटिफिक मैनेजमेंट पूरी तरीके से रूल पर है। न्यूटन का रूल है, न्यूटन का रूल है ना, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जिस तरह से साइंस में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, सबका रूल है, उसी तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी रूल है। विदाउट रूल कोई भी काम आप नहीं कर सकते। अगर हम मैनेजर है तो मेरे लिए भी रूल है, अगर आप सुपरवाइजर है तो आपके लिए भी रूल है, अगर कोई वर्कर है तो उसके लिए भी रूल है। हर के लिए रूल प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किया हुआ रूल है। ऐसा नहीं कि कोई रूल
नया बना है वो रूल पूर्व निर्धारित रूल है। नेक्स्ट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइमली स्टडी। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि टाइम टू टाइम हर काम का स्टडी होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। आपको जो वर्क अलॉटेड किया गया उसका रिव्यू होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसका स्टडी होना चाहिए। अगर समय समय पर आप उसका स्टडी नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम अगर आप उसका रिव्यू नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट के सही दिशा में जा रहे हैं या आप उसके गलत दिशा में जा रहे हैं। द वे इज राइट और द वे इज रॉन्ग, ये जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे वर्क का, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि ऑलवेज स्टडी करना चाहिए, समय समय पर वर्क का स्टडी करना चाहिए। द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब इसको हिंदी में कहते हैं मितव्ययिता। इकोनॉमी का मतलब होता है कि लेस एक्सपेंसेस एंड मैक्सिमम आउटपुट। इकोनॉमी का अगर आप एक्सप्लेनेशन करें तो इकोनॉमी ये कहता है कि लेस एक्सपेंसेस एंड मैक्सिमम आउटपुट। खर्च कम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, खर्च कम होना चाहिए। जो खर्च और इन्वेस्टमेंट बनता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर का, आप स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इसलिए आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्सपेंसेस जो हम कह रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर की बात है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल नेचर की बात है, और जो इसका आउटपुट है वो उससे कई गुना ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप साइंटिफिक वे में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो इन्वेस्टमेंट करने में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन उसका जो रेकरिंग एक्सपेंसेस होगा वो इकोनॉमी होगा, बहुत कम होगा, आपके लिए बहुत कम इकोनॉमिक होगा। मतलब वो खर्च ज़्यादा नहीं होगा, इकोनॉमिक होगा, लेकिन इसका जो आउटपुट मिलेगा वो कई गुना ज़्यादा होगा। छोटा सा हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, पेन ड्राइव का आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि पेन ड्राइव कितना छोटा सा चीज़ है। 800, 900, 1000, 500 हर तरह का रेट का पेन ड्राइव मिलता है। कितना छोटा सा चीज़ है, बनाने वाले बहुत मेहनत से इसको बनाया होगा। अगर इस पेन ड्राइव में आप जितने पीडीएफ को डालना चाहते हैं, जितना पीडीएफ को इसका कैपेसिटी है, अगर उतने पीडीएफ आप उसमें डाल दें और उसकी प्रिंट आउट निकालें, तो शायद लगता है कि एक कमरा भर जाएगा, इतना प्रिंट आउट वो दे सकता है, इतना ज़्यादा इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होता है। तो ये बात हो रही है कि जब एक्सपेंसेस कम लगेंगे, रैकरिंग एक्सपेंसेस कम लगेंगे और उसका आउटपुट ज़्यादा होगा। जब हाथ से लिख लिख के आपको आउटपुट देना पड़ेगा तो दिन भर लिखते रहिएगा उतना कागज लिखते में, लेकिन जब उसका पीडीएफ बना बनाकर अगर आप सेव रखते जाएंगे और उसका आप जब आउटपुट निकालेंगे तो कई गुना मात्रा में अधिक आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? ये इकोनॉमी है, यानी इन्वेस्टमेंट तो जरूर है, रैकरिंग एक्सपेंसेस कम है, लेकिन उसकी तुलना में जो आउटपुट है वो कई गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इकोनॉमी तो है ही, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ ये आपके एफिशिएंसी में भी वृद्धि करता है। आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको ये हमेशा बढ़ाने का प्रयास करता है। कैसे प्रयास करता है? टाइम टू टाइम आपको वर्कशॉप कराता है। पहले के ज़माने में जो मिस्त्री होते थे उनका कोई वर्कशॉप नहीं होता था, बस जो सीख लिया वही सीख लिया और उसी को फुल एंड फाइनल वो मानते थे। आज के डेट में हर मिस्त्री का, इवन कि हम लोग जैसे टीचर और प्रोफेसर का भी वर्कशॉप होता है। उस वर्कशॉप में नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए ट्रेडिशनल मेथड को, पुराने ट्रेडिशनल मेथड को हटाते हुए मॉडर्न मेथड और कम खर्चा पर अधिक आउटपुट करने वाला साधन सिखाया जाता है। तो ये आपके एफिशिएंसी में वृद्धि हुआ। पहले के ज़माने में कोई मिस्त्री लोग को कोई पढ़ाई नहीं दी जाती थी, वो बस ट्रेडिशनल तरीके से उसके पिताजी काम कर रहे थे, वो बेटा भी सीख गया, बेटा से वो पोता भी सीख गया। ये चलता है कि नौवा का बेटा नौवा ही होते गया, राजमिस्त्री का बेटा राजमिस्त्री होते गया, क्योंकि अपने घर में वो सीख रहा था काम करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये जो भी काम सीखना है उसके लिए पहले पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, पढ़ाई करने के बाद उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रैक्टिकल करने के बाद आप एफिशिएंट पर्सन हो जाते हैं, स्किल्ड पर्सन हो जाता है। जब स्किल्ड पर्सन हो जाएंगे तो निश्चित है कि आपकी कार्य क्षमता जो है, आपकी एफिशिएंसी जो है वो उनसे अधिक होगी जो अनस्किल्ड वर्कर है। अनस्किल्ड वर्कर जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, स्किल्ड वर्कर जो ट्रेनिंग कर कर आया, दोनों में ये अंतर है। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका उत्तरदायित्व। आपका जो उत्तरदायित्व है वो स्टेप बाय स्टेप है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट को दिया जाता है और सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो
वर्कर को दिया जाता है। मैनेजमेंट सबसे टॉप चेयर पर होता है और वर्कर सबसे नीचे स्तर पर होता है। तो यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वर्कर के पास कम होती है। वर्कर के पास मैक्सिमम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट के पास मैक्सिमम मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम आते आते कम होता जाता है। बॉटम टू टॉप फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है और टॉप टू बॉटम मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है। तो इस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अलग अलग बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट वन इज डिफिनिट ऑब्जेक्ट। किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है मतलब अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए उतरते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए उतरते हैं तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंडियन टीम अलग स्ट्रेटेजी बनाती है और पाकिस्तान टीम अलग स्ट्रेटेजी। ये दोनों का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है और हर के स्ट्रेटेजी में ये ऑब्जेक्ट होता है। कभी फास्ट बॉलर को पहले लगा दिया जाता है, कभी स्पिनर को पहले लगा दिया जाता है, कभी बैट्समैन की तरफ से पिंच हिटर को पहले भेज दिया जाता है, कभी नेट बैट्समैन को नीचे कर दिया जाता है। अगर वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बिजनेस में भी ये स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेटेजी आप नहीं बनाएंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि बरसात आ रहा है तो निश्चित है कि जितने भी धान बेचने वाले बिजनेस होंगे वो गर्मी में ही अपना उत्पादन शुरू कर दिए होंगे, धान बनाना शुरू कर दिए होंगे और गर्मी में ही उसको किसी न किसी तरीके से मतलब पैकिंग करना शुरू कर देंगे और पैकिंग करने के बाद वो चाहेंगे कि जैसे ही बारिश का पहला बारिश शुरू होने वाला होगा गांव में या जिस एरिया में खेती होना है उस एरिया में जैसे ही बारिश पहले शुरू होगा उसके पहले हम अपने आउटपुट को वहां पर भिजवा दें, हम अपने प्रोडक्शन को भिजवा दें। तो ये सब ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन होता है। अब जो जाड़ा में ऊनी कपड़ा बेचेगा जैसे बरसात शुरू हुआ वो अपना मैन्युफैक्चर शुरू कर दिया होगा क्योंकि बरसात के बाद जाड़ा आना है और जब जाड़ा आना है तो नेचुरली कि फिर आपको जरूरत पड़ेगा जाड़े का सामान का। तो वो उत्पादन कैसे शुरू करेगा, वो बरसात में शुरू करेगा। जाड़ा आएगा तो जाड़ा में उत्पादन करेगा तो फिर आप तक कैसे सामान पहुंचेगा, वो तो फिर गर्मी ही में पहुंचेगा। तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट डिफाइन आपका नहीं था। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि किसी भी आउटपुट को पाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहायता, सहभागिता। किसी भी बिजनेस का सक्सेस विदाउट कॉपरेशन नहीं हो सकता, चाहे वो छोटे लेवल का बिजनेस हो चाहे वो बड़े लेवल का बिजनेस हो। किसी भी लेवल का बिजनेस हो विदाउट कॉपरेशन अगर आप चाहेंगे कि सक्सेस कर जाए, नॉट पॉसिबल। अगर बिजनेस में 100% कर्मचारी है, 100 कर्मचारी है तो मैक्सिमम जितने के कॉपरेशन होंगे उतने ऑब्जेक्ट आपको जल्दी प्राप्त होंगे और जितने मिनिमम कॉपरेशन होंगे उतने कम ऑब्जेक्ट आपको देरी से प्राप्त होंगे। इसलिए कॉपरेशन का ज्यादा होना जरूरी है। पहले के जमाने में तो ऐसा हुआ करता था कि बिजनेस में अगर कोई वर्कर काम करता है तो कभी वो अपने मैनेजर को देखा तक नहीं है कि मेरा मैनेजर कैसा है, वो गोरा है कि काला है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, लंबा है कि नाटा है, पतला है कि मोटा है, वो कभी देखा नहीं होता है। उसको बहुत झिझक होता है अपने मैनेजर से बात करने में, अपने मैनेजर से मिलने में। और मैनेजर भी अपने आप को बड़ा सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स में पहले के जमाने में रहता था। वो सोचता था कि आई एम बॉस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, आई एम ऑल इन ऑल। मैं रूल को निर्माण करूंगा और आप रूल को फॉलो करेंगे, ऐसा वो होता था। लेकिन नाउअडेज वो सारे के सारे थीम बदल गए हैं। अब वो बॉस नहीं है, वो आपका कलीग है, वो आपका मित्र है। चाहे आप वर्कर हो चाहे मैनेजर हो। आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कभी कभी आप अखबार में देखिएगा कि मिड डे मील का खाना बच्चों के साथ बैठ के खा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो पूरे जिला का मालिक है और एक स्कूल का टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है और एक बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, कभी कभी डीएम भी बैठ के उनके साथ खाना कर रहे हैं। कई बार आप देखिएगा कि जो रेल मिनिस्टर है वो प्लेटफॉर्म पर कुली के साथ घूम रहा है। कुली एक नॉर्मल सा इंसान है, नॉर्मल सा बंदा है और रेलवे का मिनिस्टर काफी बड़ा ऊंचा पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की भावना से रखते हैं। मिनिस्टर के बिना मिनिस्टर का काम नहीं हो सकता, कुली के बिना कुली का काम नहीं हो सकता, कुली का काम मिनिस्टर नहीं कर सकता, मिनिस्टर का काम कुली नहीं कर सकता। हर कोई को अपना अपना काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए। हर को ये लगना चाहिए कि जिस संस्था से हम जुड़े हैं वो संस्था मेरी है और हम अपनी संस्था के साथ मैक्सिमम कोशिश करें, प्रयास करने का कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके प्राप्त करें। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें बेसिकली 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो प्योरली साइंस तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइंस जरूर कह सकते हैं।
अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो ये 100% साइंस तो नहीं है, जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री होता है वैसा तो हार्ड एंड स्ट्रिक्ट साइंस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ये साइंस है। इसमें ये कहता है कि यूनिटी होनी चाहिए। जब तक यूनिटी नहीं होगी, यूनाइटेड नहीं होगी, तो बस वही हाल हो जाएगा जो झाड़ू के साथ होता है कि झाड़ू का अगर एक तिनका को आप निकाल कर अलग अलग रख लीजिए तो उसका कोई वैल्यू नहीं, और अगर झाड़ू के सारे तिनका को जोड़कर यूनाइट कर दीजिए तो उस झाड़ू का काफी वैल्यू हो जाता है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज ये बात कहता है कि यूनिटी का होना जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें कोऑपरेटिव होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म मतलब ये मैनेजर ये ना सोचे कि आई एम बॉस, मैं जो हूँ वही हूँ, और कोऑपरेटिव होना चाहिए, सभी का यहाँ पर समान सहभागिता होना चाहिए। सभी को ऐसा लगना चाहिए कि हम इस बिजनेस के लिए हैं और ये बिजनेस में हमें कुछ ना कुछ काम करना है। नेक्स्ट, मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम आउटपुट, ये दोनों में मैक्सिमम आउटपुट को चुनना चाहिए, मिनिमम आउटपुट को नहीं चुनना चाहिए। तो हम कोशिश ये करें कि हम अपने कैपेसिटी से जितना अधिक आउटपुट दे सकते हैं वो आउटपुट हम दें। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर, यानी इसके सिद्धांत। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है। हर चीज का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ पहले प्री डिफाइन हम लोग सिद्धांत करते हैं, वही सिद्धांत इसमें है। सबसे पहले इसमें सिद्धांत आता है टास्क आइडिया। टास्क आइडिया का मतलब है कार्य संबंधी अनुमान। टास्क आइडिया आप पढ़ेंगे वर्कर वेजेज के बारे में कि टास्क आइडिया जो होता है, किसी भी वर्कर को काम शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड वर्क का डिटर्मिनेशन करके दे दिया जाता है। स्टैंडर्ड वर्क का मतलब होता है कि उसका काम का एक स्टैंडर्ड मानक तय होता है कि अगर आप एक वर्कर है और आपको ईंट से दीवार जोड़नी है तो आपका स्टैंडर्ड है कि आपको 1000 ईंट एक दिन में जोड़ देना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड हुआ। अब एक्चुअल उसके अगेंस्ट में होता है। आपको स्टैंडर्ड दिया गया था 1000 ईंट जोड़ने के लिए, हो सकता है कि आप 1000 ईंट जोड़े होंगे, स्टैंडर्ड से एक्चुअल इक्वल होगा। हो सकता है कि कम ईंट जोड़े होंगे, स्टैंडर्ड से एक्चुअल कम होगा। हो सकता है ज्यादा ईंट जोड़े होंगे, स्टैंडर्ड से एक्चुअल ज्यादा होगा। तो हम अभी एक्चुअल पार्ट पर नहीं जा रहे हैं, हम अभी स्टैंडर्ड पार्ट पर जा रहे हैं। आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास करें कि व्हाट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, और मानक ये कहता है कि काम शुरू करने से पहले काम का एक स्टैंडर्ड तय होना चाहिए कि आज आपको कितना काम करना है, या एक महीने में आपको कितना काम करना है, या एक साल में आपको कितना काम करना है। ये प्री डिफाइन होना चाहिए। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है टास्क आइडिया, यानी स्टैंडर्ड पहले तय होना चाहिए। नेक्स्ट वन है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपको पहले बताएं, प्रयोग करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट अधिकतम एक्सपेरिमेंट पर भी काम करता है। वो अधिक से अधिक कोशिश करता है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट करके वो नए नए तरीके की इजाद करता है, नया नया इन्वेंशन करता है, नया नया इनोवेशन करता है, नया नया कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा करता है। और वो एक्सपेरिमेंट जितना अधिक करेगा उतना ज्यादा चीज उसको पता चलेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे, एक नॉर्मल सी कहावत है ना कि गलतियां उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। जो काम ही नहीं करते उनसे गलतियां कहाँ होंगी। जिनको ऐसा लगेगा कि हम बैठे हुए हैं और बस यूं ही फरमान जारी करते जा रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं, तो आपसे गलती तो जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन जो करेगा वही ना गलती करेगा। ये ठीक है कि जो कम गलती करता है वो अधिक सफल आदमी होता है, और जो अधिक गलती करता है वो अधिक असफल आदमी होता है। ये बात बिल्कुल एक्यूरेसी है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि टेलर ने एक्सपेरिमेंट को 3 भाग में डिफाइन किया। एक टेलर है, वो पूरा नाम है F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता इनको कहा जाता है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को 3 भाग में डिफाइन किया है। पहला इसमें टाइम स्टडी बोला। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी के तहत उसने किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले समय का निर्धारण करवाया। अभी आप जनरली अपने गांव और अपने समाज में देखते होंगे कि वर्कर को 8 घंटे का समय दिया जाता है। नॉर्मली ये 8 बजे से 12 बजे,
फिर 2 घंटे का लंच आवर, और फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे। तो 4 घंटा फर्स्ट हाफ में दिया गया, 4 घंटा सेकंड हाफ में दिया गया, बीच में 2 घंटे का लंच ब्रेक दिया गया, और 8 घंटे का काम करवाया गया इस वर्कर से। तो यहाँ पर जो टाइम स्टडी है ये बताने का कोशिश करता है कि किसी भी काम को करने के लिए न्यूनतम कितना समय लगेगा, किसी भी काम को करने के लिए न्यूनतम कितना समय लगेगा, ये टाइम स्टडी बताता है। आप कोई काम कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस काम को करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा। अधिकतम पर कभी नहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट काम करता। अगर अधिकतम पर काम करने के लिए आपको दे दिया जाए तो पता चलेगा कि सारे वर्कर 1 महीना की जगह पर 2 महीना काम किए, और जहां सैलरी और वेजेज आपको 1 महीना देना था वहां पर आपने 2 महीना का सैलरी और वेजेज दिया, तो आप अधिक खर्चीले हो जाएंगे, इकोनॉमी में नहीं हो पाएंगे। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टाइम क्या लगेगा, ये टेलर ने सुझाया था टाइम स्टडी में। और उसके लिए उसने क्या किया, उसने एक स्टॉप वॉच बनाया। स्टॉप वॉच जो आपके मोबाइल में भी होता है, पहले जमाने में ये घड़ियों में भी लगाया जाता, तभी मोबाइल में आप देखते हैं स्टॉप वॉच होता है। यानी कि जैसे अगर आपको दौड़ना पड़े, कोई रेस करना पड़े, कहीं दौड़ में भाग लेना पड़े, तो वहां पर स्टॉप वॉच लगाया जाता है कि आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है या 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप कितनी दूर तक भाग सकते हैं। और जैसे ही 2 मिनट हो जाएगा स्टॉप वॉच बता देगा कि यहाँ पर तक आप दौड़े हैं, 200 मील दौड़े, 300 मील दौड़े, 1 किलोमीटर दौड़े, 2 किलोमीटर दौड़े, ये पहले सब बता देगा। तो टाइम स्टडी भी यही बताता है कि सबसे मिनिमम समय में कौन काम को पूरा कर सकता है। सबसे कम मिनिमम समय में जो काम को पूरा कर सकता है वो स्टॉप वॉच के तहत वो कैलकुलेट करके निकाल लेता है, और वही आइडियल तय कर देता है दूसरे के लिए, वही आइडियल दूसरे के लिए भी तय कर देता है। अगर कह दिया कि आज दिन भर में 1000 मीटर गाँठना है आपको, तो ये न्यूनतम समय पर आपको मैक्सिमम वर्क करने के लिए इंस्पायर करता है। इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक टेलर ने एक दिमाग लगाया था, उसने एक ऑपरेटर को अपॉइंट किया, और ऑपरेटर को एक स्टॉप वॉच वाली घड़ी दे दिया। उस समय तो मोबाइल नहीं हुआ करता था, उसने स्टॉप वॉच वाली से घड़ी दे दिया, और स्टॉप वॉच वाली घड़ी दे दिया, और उसके बाद एक चार्ट पेपर दे दिया। और घड़ी और चार्ट पेपर देने के बाद उसे एक ऐसे जगह पर वर्क प्लेस पर रख दिया जहां से वो सारे वर्कर को तो देख सकता था, लेकिन वर्कर उसको नहीं देख सकते थे। एक ऑपरेटर लाया, ऑपरेटर मतलब एक मनुष्य को लाया, और उस मनुष्य को 2 चीज दिया गया कि आप जाइए जहां पर काम हो रहा है वहां पर एक कागज लेकर जाइए, उसमें चार्ट बना हुआ है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, सबका नाम उसमें लिखा हुआ है। और उसमें एक स्टॉप वॉच दिया हुआ है, और उसमें सारे लोगों का आप एनालिसिस कीजिए काम का, कि कौन कितना समय ले रहा है टाइम स्टडी में, कौन कितना समय ले रहा है, आप इसका कैलकुलेशन कीजिए। और उस ऑपरेटर को ऐसे जगह पर बैठा दिया गया जहां से वो सारे वर्कर का डेटा को ले रहा था, कौन क्या कर रहा है, कितने समय में कर रहा है, लेकिन वर्कर को ये नहीं पता था कि मेरा भी कोई कैलकुलेशन कर रहा है। ये ऐसा इसलिए करना पड़ा कि उस समय कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करता था, इसलिए मैन टू मैन ही विजिलेंस करवाना पड़ा। सीसीटीवी कैमरा होता तो मैन टू मैन विजिलेंस नहीं करवाना पड़ता। तो उसने क्या किया, एक फैक्ट्री में उन्होंने 3-4 भाग में काम को देखा कि लोहा को गाड़ी में लोड करना था, कोई लोहा था उसको गाड़ी में लोड करना था, बहुत सारे वर्कर लगे हुए थे। तो कैसे कैसे वो काम किया, सो देखिए कैसे कैसे वो कैलकुलेट किया। सबसे पहले वो कैलकुलेट किया कि लोहा को जमीन से उठाने में कितना समय लगा, लोहा को जमीन से उठाने में कितना समय लगा। दूसरा देखा कि वो लोहा जब उठा लिया तो उसको गाड़ी तक ले जाने में कितना समय लगा। तीसरा चीज वो देखा है कि गाड़ी तक जब पहुंच गया तो गाड़ी में लादने में कितना समय उसको लगा, गाड़ी में फेंकने में कितना समय लगा। जब ये तीसरा टाइम का कैलकुलेशन कर लिया तो चौथा टाइम वो देखा कि जब गाड़ी में लोहा को लाद दिया तो फिर गाड़ी से वापस यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा, गाड़ी से वापस आने में उसको कितना समय लगा। तो ये 4 भाग में उसने पूरे टाइम का स्टडी किया, और देखा कि सबसे मिनिमम समय में कौन सा वर्कर काम किया। तो वही आइडियल टाइम हो गया डिफाइन कि गाड़ी में लोहा को लादने के लिए जमीन से उठाने से लेकर और वापस लाद के आने तक में जितना समय लगा, वही समय का निर्धारण उसने कर दिया। तो यही है टाइम स्टडी। दूसरा उसने स्टडी किया मोशन स्टडी। मोशन स्टडी को हिंदी में कहते हैं गति अध्ययन। काम करने की गति क्या है,
काम करने का मोशन क्या है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, मोशन स्टडी के द्वारा कोई भी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस को रोकने का प्रयास किया जाता है, कोई भी कंपनसेशन को रोकने का प्रयास किया जाता है। कोई भी क्षति अगर हुई है तो कंपनसेट उसको होने से मतलब बचाया जाता है कि हम क्षति ही नहीं होने दें, कोई डैमेज ही नहीं होने दे, कोई नुकसान ही नहीं होने दे। ये नुकसान होने से रोकने के लिए बनाया जाता है कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई क्षति नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसको मोशन स्टडी का कैलकुलेशन किया गया। मोशन स्टडी में ये बताया कि अगर आप किसी काम के दौरान अपने शरीर को जितना ज्यादा अधिक हिलाएंगे डुलाएंगे, इधर उधर बायां दायां करेंगे, उतना अधिक आप थक जाएंगे, और जितना जल्दी थक जाएंगे उत्पादन उतना कम होगा, आपके द्वारा कार्य क्षमता जो है वो उतना कम हो जाएगी। पहले के जमाना में जब मिस्त्री काम करता था तो एक ही हाथ से सीमेंट भी उठाता था और एक ही हाथ से ईंटा भी उठाता था, और वही हाथ से वो सीमेंट को पहले मिलाता था फिर काम करता था। धीरे धीरे वो ट्रेडिशनल मेथड से बदलता गया। अब एक हाथ से ईंटा उठाना है, दूसरे हाथ से सीमेंट को डालना है, दोनों हाथ का प्रयोग करना है और बेसिकली माइंड को कंसंट्रेट रखना है। तो ऐसी स्थिति में ये काम का एक मोशन बना। पहले वाले में क्या था कि एक हाथ का जब प्रयोग होता था दूसरे हाथ का नहीं प्रयोग होता था तो मोशन नहीं बनता था, एक हाथ जल्दी थक जाता था और दूसरा हाथ से जब आप ईंटा नहीं उठाते थे तो ऐसे ये बात सत्य है कि जो दाहिना हाथ होता है उसमें ज्यादा पावर होता है बजाय लेफ्ट हैंड के, ये सच्चाई है, मैंने इसके साथ ये सच्चाई है। लेकिन वहां पर दोनों हाथ से काम करना पड़ता था। जब दोनों हाथ से आप काम करेंगे तो काम का एक इमोशन बनेगा, अनावश्यक रूप से आप समय से पहले थकेंगे नहीं। अगर समय से पहले थक जाएंगे तो शायद आपका आउटपुट उतना नहीं प्राप्त होगा। तो उसने एक कैलकुलेशन किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कि एक आदमी, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होता था, अगर उसे एक बार ईंट लगाना पड़े तो वो 18 बार हरकत करता था अपने शरीर का। वो अपने शरीर का हाथ पैर माथा सब कुछ को अगर मिला के जोड़ा गया तो 18 बार उसकी एक्टिविटी होती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न मेथड आया है उसमें बहुत से बहुत 2 या 3 बार एक्टिविटी हो रही है, 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। इवन कि अब तो साइंटिफिक वे में कढ़ाई से कोई मसाला भी नहीं उठाना पड़ता है, ऊपर में मसाला का वो पैनल बना हुआ रहता है और वो धीरे धीरे एक करके गिरता जाता है, बस खाली उस पर ईंटा रखना है और उसको लेवलिंग करना है, ईंटा रखना है लेवलिंग करना है, यानी नीचे से कढ़ाई से मसाला नहीं उठाना है, वो ऊपर से मसाला की तरह गिरता जाता है, जैसे पानी गिरता है वैसे मशीन से मसाला गिरते जाता है, बस उतने ही मात्रा में गिरता है जितना मात्रा में गिरना, ज्यादा कम भी नहीं गिरता है। और उसको बस ईंटा रखते जाना और आपको उसको लेवलिंग करना, तो 2 हरकत हुआ, एक ईंटा रखना और एक उसका लेवलिंग करना। और पहले क्या था, लगभग 18 बार 17 बार उसको हरकत करना पड़ता था। तो उसका काम का क्या है, मोशन टूट जाता था, आउटपुट नहीं मिलता था। तो ये मोशन स्टडी है। मोशन स्टडी में मतलब बताता है कि शरीर का हरकत कम होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का हरकत ज्यादा होना चाहिए, आप कम थकिएगा उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा थकता नहीं है, थकते हम और आप हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत अधिक नहीं थकती। इसके बाद मोशन स्टडी के बाद उसने कैलकुलेशन किया फटीग स्टडी का, यानी थकान। अगर आप लगातार काम करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता गिरती जाती है, अगर आप लगातार काम करेंगे तो कार्य क्षमता गिरती जाती है। और कार्य क्षमता क्यों गिरती है, क्योंकि आपकी जो मांसपेशी की बनावट है वो धीरे धीरे काम करते करते शिथिल हो जाती है, और काम करते करते जब वो शिथिल होगी तो कैपेसिटी ऑफ वर्क जो है वो हमेशा नीचे गिरता जाएगा। तो उसका उसने कैलकुलेशन किया कि ये थकान को कैसे हम दूर करें। थकान कई कारण से आते हैं, फ्रस्ट्रेशन से थकान आता है, क्लाइमेट बिजनेस का सही नहीं है, वर्क प्लेस का क्लाइमेट सही नहीं है उससे थकान आता है, जलवायु में अत्यधिक गर्मी होता है तो थकान आता है, कहीं कहीं गंदगी होता है, पोल्यूशन होता है तो थकान आता है, कहीं कहीं सामाजिक वातावरण सोशल एक्टिविटी गलत होता है तो समान आता है, कभी कभी मान सम्मान के साथ ठेस लगता है तो भी थकान आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है, अगर आप कोई चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है तो भी थकान हो जाता है। तो ये कई तरह का थकान है और उस थकान को दूर करना है कि कैसे हम उस थकान को दूर करें, क्योंकि थकान अगर होगा तो काम नहीं बनेगा। काम बनाने के लिए आपको अपना मोशन बनाए रखना पड़ेगा, अगर मोशन टूट गया तो थकान हो गया तो शायद आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, अगर महिलाएं हैं तो उसके लिए काम पर वर्क प्लेस पर बच्चों को रखने की सुविधा दी गई, अगर पुरुष हैं तो उनको आराम करने की जगह दी गई, पंखे लगवाए गए, कूलर दिया गया, पानी ठंडा दिया गया, यूरिनल बाथरूम का यूज करने का फैसिलिटी दिया गया। पहले था कि आप खेत में जाओ
इधर ही शौचालय करके आ जाओ, ऐसा नहीं। अब सब कुछ वो वर्क प्लेस पर बनाने के लिए कहा गया। तो वर्क प्लेस पर आप बनाएंगे तो क्या है, समय भी कम लगेगा, वो थकेगा भी कम, और उसे लगेगा कि सारे फैसिलिटीज तो इधर हमारे पास अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम यहीं पर सारा का सारा काम कर ले। तो ये पटेगा जो मतलब ये थकान का मोशन का ये स्टडी किया गया। तो 3 हुआ उसमें, एक टाइम स्टडी हुआ, एक मोशन स्टडी हुआ, और एक फटीग स्टडी हुआ। ये 3 तरह का स्टडी होता है। तो अभी प्रिंसिपल का हम लोग सिर्फ 2 भाग कंप्लीट कर पाए हैं। पहला भाग था टास्क आइडिया और दूसरा भाग था एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो आई विश की कुछ समझ में आया होगा।